देखो हमारे चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमुटेशन, देन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। फिलहाल जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें उसमें आवाज कम आ रही है तेरी? भेज दिया। ठीक, तेरी आवाज वैसे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है वरुण। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले परमुटेशन पढ़ते हैं और फिर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा डील करना सिखाते हैं एक जनरल लाइफ का एग्जांपल देके कि ये किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट एक्सरसाइज जनरल है, फर्स्ट एक्सरसाइज जनरल है और इसके अंदर जो सबसे पहले हमारा है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हमारा फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो समझना। जैसे कि कोई एक शॉप है, उस शॉप के अंदर बहुत सारी पैंट और बहुत सारी शर्ट्स हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या कहा गया कि कोई बंदा आके मेरे को ऑफर करता है या मेरा कोई दोस्त मुझे ऑफर करता है कि आज मैं आपको 2 पैंट एंड 2 शर्ट दिलवाऊंगा, 2 पैंट एंड 2 शर्ट दिलवाऊंगा। तो आप उसको कितने वेज से ले सकते हो, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे टोटल शॉप के अंदर जो है वो है 10 पैंट एंड 15 शर्ट है एग्जांपल के तौर पे। तो पैंट के ना, जो पैंट है हमारी, ट्राउजर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो ट्राउजर्स है आपके पास उसको मैं ना ऐसा करते थोड़ा कम ले लेते हैं, ये 5 ट्राउजर ले लेते हैं और 3 शर्ट ले लेते हैं या 4 शर्ट ले लेते हैं। तो T1 T2 T3 T4 T5 ये ट्राउजर्स है और शर्ट को S1 S2 S3 S4 ये शर्ट है। एक शॉप के अंदर हमारे पास क्या है, 5 ट्राउजर्स हैं और 4 शर्ट हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक शॉप के अंदर हमारे पास 5 ट्राउजर और 4 शर्ट है और किसी फ्रेंड ने ऑफर करा कि मैं आपको 1 ट्राउजर एंड 1 शर्ट दिलाऊंगा। तो मैं कितने वेज से, कितने तरीकों से उस शॉप में 1 ट्राउजर और 1 शर्ट ले सकते हो। देखो एक वर्ड होता है एंड, एक वर्ड होता है और। पहले तो इसका मीनिंग समझो। अगर कोई बंदा कहता है आपको कि 1 पैंट या 1 ट्राउजर एंड 1 शर्ट, तो इससे क्या मीनिंग है? वो दोनों दिलाने वाला है कि एक दिलवाएगा? 1 ट्राउजर एंड 1 शर्ट, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? दोनों दिलवाएगा कि कोई एक दिलवाएगा? दोनों। दोनों दिलवाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि किसी दोस्त ने मुझे ऑफर किया कि 1 ट्राउजर और 1 शर्ट दिलवाऊंगा, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इन दोनों में से कोई एक दिलवाएगा, राइट। तो फिलहाल मैं एंड की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा दोस्त जो है वो 1 ट्राउजर एंड 1 शर्ट दिलवाने वाला है। शॉप्स के अंदर टोटल 5 ट्राउजर्स हैं और 4 शर्ट है। तो कितने वेज से मैं शॉप में जाकर एक ट्राउजर और एक शर्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? ये वाली ट्राउजर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली। तो मेरे पास कितने वेज हो गए एक ट्राउजर सिलेक्ट करने के? 5 वेज। 5 तरीकों से मेरे को 5 वेज है, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी, ये भी, ये भी और ये।
और वन शर्ट सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 4 वेज। या तो ये वाली सिलेक्ट करूंगा, या तो ये वाली, या तो ये वाली, या तो ये वाली। तो 4 वेज हो गए एक शर्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ट्राउजर को सिलेक्ट करने के लिए 5 वेज, शर्ट को सिलेक्ट करने के लिए 4 वेज। और अब दोनों दोनों मेरे को काम करने थे ना, ट्राउजर भी सिलेक्ट करनी थी एंड शर्ट भी सिलेक्ट करनी थी। तो एंड में आता है मल्टीप्लीकेशन। एंड में क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। और इसी जो मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो मल्टीप्लाई जो हुआ है ना एंड की एंड जो हमारे भी लगा है, और एंड के लिए मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ, ये कब ये किसके अकॉर्डिंग लगता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कि जब भी एंड लगता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये कौन कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है। तो मतलब अब मैं 20 वेज से क्या खरीद सकता हूँ? 1 ट्राउजर एंड 1 शर्ट। 1 ट्राउजर एंड 1 शर्ट मैं कितने वेज से खरीद सकता हूँ? 5 वेज से उसको, 4 वेज से उसको। अब 20 वेज कोई कहे आपको कि 20 वेज आप हमें बताओ कौन कौन से है वो 20 वेज। वो कौन से? देखो मान लो ट्राउजर 1 के साथ आप ये वाली शर्ट भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये भी और ये भी। तो 4 वेज हो गया, या तो T1S1 होता, या T1S2, या T1S3, या T1 4 वेज। ऐसे इसके भी T2 के साथ ये भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये भी और ये। ऐसे इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। टोटल 20 वेज से हम शॉप के अंदर एक ट्राउजर एंड शर्ट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई आता है। तो ये एंड की जब भी एंड होगा और मल्टीप्लाई आएगा, ये कौन कहता है? ये कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ। अब आपको इसमें से कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। बोलो जी। ठीक है, सारे बच्चों को ये एंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब दो काम करने हो तो पहले काम के कितने वेज, दूसरे काम के कितने वेज, और एंड है तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट कौन देता है? एंड के केस में मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉन्सेप्ट कौन देता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब भी हमें एंड वर्ड समझ में आता है कि एंड लग रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे चले। इसमें एक और चीज होती है, इसमें तो एक तो मैंने बताया एंड के अंदर मैंने ये मल्टीप्लाई लगा दिया जी। ठीक। अब एक वर्ड होता है और क्या होता है? और होता है कि अगर मैंने आपको मेरे दोस्त ने ऑफर करा शॉप में ले आके, भाई तू 1 ट्राउजर और 1 शर्ट सिलेक्ट कर सकता है। और का मतलब कोई एक, या तो मैं एक ट्राउजर सिलेक्ट करूंगा या फिर एक शर्ट। तो ट्राउजर के कितने वेज? 5 वेज। इसके कितने वेज? 4 वेज। और के लिए आता है प्लस। तो टोटल हो गए 9 वेज। ये है एंड के लिए मल्टीप्लाई, और के लिए प्लस। अब 9 वेज अगर आपको आशीष सर बताना 9 वेज कैसे बनेंगे। मैं शॉप पे गया, मेरे को एक ट्राउजर या एक शर्ट लेनी है। अब मेरे को सामने एक जो शॉप वाला था उसने क्या दिखाया? 5 शर्टें दिखा दी और 4 ट्राउजर दिखा दी। सॉरी 5 ट्राउजर दिखा दी और 4 शर्ट दिखा दी। अब 9 में से मुझे कोई एक लेना है, 9 में से मुझे कोई एक लेना है, तो 9 वेज होंगे। 9 में से कोई सी मैं एक चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो ये सिलेक्ट करूंगा, या ये या ये या ये या ये। 5 वेज तो इसके हो गए, 4 वेज इसके हो गए, या तो ये या तो ये। टोटल 9 वेज से मैं आइदर कोई ट्राउजर सिलेक्ट करूंगा या फिर कोई शर्ट सिलेक्ट करूंगा। तो और वाला केस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर नहीं आता, ये मैंने जनरल बताया आपको। एंड वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देता है और जनरल है। आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, राइट। अगर किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को लेके कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हो। ठीक है जी, डन है। चलो।
तो समझ में आ गई ये चीज? Yes, sir. देखो ये एग्जाम्पल 1 पढ़ना जरा, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो हमारे को एक 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, which can be formed out of the letter of the word rose। ठीक है, where the repetition of the letter is not allowed। ठीक है, repetition of letter is not allowed। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 समझा रहा हूं मैं इसका। एग्जाम्पल 1, गिवन वर्ड क्या है? गिवन वर्ड, गिवन वर्ड है रोज। ठीक है, अब वो कहता है कि जो गिवन वर्ड रोज है इसमें कितने लेटर हैं इस वर्ड के अंदर? 4 लेटर, वो भी डिफरेंट है चारों के चारों लेटर। वो कह रहा है इसको शफल कर करके कितने वर्ड बनेंगे, हमें ये बता दो। यही 4 लेटर को यूज करना है और कितने वर्ड बन सकते हैं आप ये बता दो। कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा वर्ड के अंदर। जैसे मैं ये नहीं लिख सकता ROOS, ये एक लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, तो ये नहीं बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब जो वर्ड है उसके अंदर कितने लेटर है हमारे पास? जो वर्ड बनाने हैं उसमें कितने लेटर प्लेस करोगे? यही 4 लेटर, या तो R या तो O या तो S या E। तो 4 प्लेसेस मैं बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट प्लेस का, इसको मैं दे देता हूँ सेकंड प्लेस का, इसको मैं देता हूँ थर्ड प्लेस का, और इसको मैं देता हूँ फोर्थ प्लेस का। 4 डिफरेंट वो प्लेसेस हैं। इस पे मुझे ROSE लेटर्स डाल के कितने वर्ड बना सकता हूँ मुझे ये बताना। ठीक है, इतना समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया हर एक बच्चे को? किसी बच्चे को क्वेश्चन में कंफ्यूजन है दोबारा पूछ सकते हो मुझसे, बताओ, रिस्पॉन्ड करो फटाफट। कोई नहीं पूछना चाहता तो देखो, अब हमारे पास लेटर कितने हैं? 4। मुझे इन चारों लेटर का यूज करना है और कितने वर्ड बनेंगे ये बताना है। कोई भी लेटर वर्ड के अंदर एक से ज्यादा बार यूज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फर्स्ट प्लेस को, यहाँ पे एक लेटर लिखना है। तो हमारे पास अवेलेबल लेटर कितने हैं? 4। तो पहले लेटर जो पहला प्लेस में भरूंगा उसमें से ये वाला भी भर सकता हूँ, ये वाला भी, ये वाला भी। और तो कितने वेज है इस प्लेस को फिल करने के? 4 वेज। फर्स्ट place can be filled is equals to 4 ways। 4 ways समझ में आ गया कैसे? या तो मैं E रखूंगा यहाँ Yes, पे, sir. या S या O या R।
या एस, या यहाँ पे ई, यहाँ पे ओ, या तो आर। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज? 4। सेकंड प्लेस को फिल करने के बताओ कितने वेज? अब एक, इन चारों में से एक लेटर तो फर्स्ट प्लेस पे फिल कर दिया होगा, बच्चे कितने लेटर? 3। तो 3 लेटर इस प्लेस को भरने के लिए बचे होंगे, 3 वेज। थर्ड प्लेस को फिल करने के, अब एक लेटर आपने यहाँ पे भी डाल दिया, बच्चे 2 लेटर, 2 वेज। और फोर्थ लेटर को प्लेस, फोर्थ प्लेस को फिल करने के 1 वेज। ठीक है, अब मुझे फिल तो सारे भरने हैं, ये वाला भी फिल करना है, एंड ये वाला भी, एंड ये वाला भी, एंड ये वाला भी, मतलब चारों प्लेस को फिल करना है, तो मतलब एंड आएगा बीच में। एंड का मतलब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे मेरे पास? इन सारी वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बीच में आ रहा है एंड, मतलब सारे प्लेसों को भरना है ना, सारे काम करने हैं। 24 वर्ड्स बनेंगे, दैट मीन्स। क्या कहते हैं? भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? सर एंड और वाला ही फिर से समझा दो, इसमें कैसे हुआ? देखो, एंड वर्ड कहाँ पे लगता है? मैंने कहा कि मैंने ये भी भरना है, तो इसको भरने के इतने वेज, एंड ये भी भरना है ना, इसको नहीं भरना, इसको भी भरना है, एंड इसको भी भरना है, एंड इसको, मतलब एंड का मतलब चारों काम करने हैं, इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी, एंड इसको भी, तो एंड लग रहा है इन सब में। इस काम को करने के बाद ये वाला भी करना है, करने का मतलब एंड ये वाला भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जो सारे काम करने हैं, तो इस सारे काम के वेज को मल्टीप्लाई। अब मैं अगर तुम्हारे को और में कहता, और में देखो क्या चाहता है, या तो ये वाला प्लेस फिल करना है, या फिर ये वाला। तो अगर मैं कहता कि और, तो ये वाला प्लेस फिल करो या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई एक ही प्लेस फिल होगा, तो उसमें वर्ड आ जाता है और, या तो ये या फिर ये। तो इन दोनों में से एक ही काम करना पड़ता है, मतलब और आ रहा है, ये करो और ये करो। क्या कहते हो वरुण? वरुण, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में चलो अगला करते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल पढ़ो। गिव 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, गिव 4 फ्लैग ऑफ different color, how many different signals can be generated if signal require the use of 2 flag, one below the other, one below the other? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, मान लेता हूं मैं इस तरीके से, ये एग्जाम्पल 2 है, कह रहा मुझे ना एक सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है? एक सिग्नल। सिग्नल के अंदर मेरे को क्या चाहिए?
2 फ्लैग चाहिए, एक मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, मतलब यहाँ पे एक फ्लैग लगाऊंगा, एक नीचे लगाऊंगा। फ्लैग 1, फ्लैग 2। एक सिग्नल बनाने के लिए कितने फ्लैग का यूज होगा एट ए टाइम? 2 फ्लैग का, एक सिग्नल को बनाने के लिए। टोटल हमारे पास फ्लैग जो है वो है 4। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने हो गए मेरे पास? 4। ठीक है। अब मुझे एक सिग्नल बनाने के लिए कितने फ्लैग की जरूरत है? 2। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहला फ्लैग सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे? 4 में से कोई एक, टोटल 4 वेज। नंबर ऑफ सेलेक्टिंग फ्लैग 1 नंबर ऑफ यहाँ पे लिख दो वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ आपकी वे वीडियो फ्रीज हो रखी है। ऑफ सेलेक्टिंग, एक मिनट, फर्स्ट फ्लैग इज इक्वल टू 4 वेज। यस सर, अब ठीक है। को बनाने हमारे को 2 फ्लैग चाहिए। एक फ्लैग को मैंने पहले फ्लैग मैंने फ्लैग 1 का, दूसरे फ्लैग को मैंने फ्लैग 2 का दिया। तो फ्लैग 1 को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? आपके पास टोटल 4 फ्लैग है, तो 4 में से आप कोई सा भी ले सकते हो ना। तो फ्लैग 1 को सेलेक्टिंग फर्स्ट फ्लैग इज इक्वल टू कितने वेज? फर्स्ट फ्लैग इज इक्वल टू 4 वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड फ्लैग, वो कितना आ जाएगा? अब 4 में से एक फ्लैग तो सिलेक्ट हो गया, बचे कितने? 3। तो सेकंड फ्लैग को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे? 3 वेज। 3 वेज। अब बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड कितने हुए? 4 इंटू 3, टोटल 12। टोटल 12 सिग्नल जनरेट होंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? नो सर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। क्या कह रहा है? थर्ड एग्जांपल पढ़ो जरा, एग्जांपल थर्ड। How many 2-digit even number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the digit can be repeated? 2 डिजिट नंबर बताना है। क्या बताना है? 2 डिजिट नंबर बनाना। कितने 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं अवेलेबल डिजिट से और डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे?
अब अवेलेबल डिजिट्स कितने दे रखे? कैन बी रिपीटेड है। कैन बी रिपीटेड लगा लो। चलो अवेलेबल डिजिट्स क्या हुए मेरे पास? आर 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझे अगर देखा जाए अवेलेबल डिजिट्स ये हो गए ना। अब 2 डिजिट नंबर बनाना है मेरे को। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए देखो, जो सबसे एक्सट्रीम राइट पे होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। इसको कौन सा कहते हैं? टेंस प्लेस। पता ही होगा ये तो, पता है ना, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। अवेलेबल डिजिट है मेरे पास 1 2 3 4 5। अब मुझे इन 5 डिजिट का यूज करके ये बताना है कि कितने 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं। इसमें रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन क्या है? अलाउड। देख लो एक बारी क्वेश्चन ध्यान से। रेपिटेशन क्या है? अलाउड। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो देखो अब मुझे बनाना क्या है? 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर। अब कोई भी नंबर इवन कब बनता है बताओ? जब उसके यूनिट प्लेस पे इवन हो जाए। 264, तो राइट जो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या कंडीशन है? इवन नंबर है। यूनिट प्लेस पे क्या है? इवन नंबर। अब कभी भी कोई भी नंबर इवन होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। तो सबसे पहले इवन नंबर बनाने के लिए मैं यूनिट प्लेस को फिल करूंगा किसी इवन नंबर से। तो यूनिट प्लेस फिल्ड कौन कौन से डिजिट से हो सकता है? आइदर 2 से हो सकता है और आइदर 4 से हो सकता है। अगर मुझे इस 2 डिजिट को इवन नंबर बनाना है तो मुझे यूनिट प्लेस को इवन नंबर से फिल करना है। और अवेलेबल डिजिट्स में इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 4 है। तो मैं यूनिट प्लेस को फिल कर सकता हूं बाय 2 वेज, आइदर 2 और 4। तो यहाँ पे मैं या तो 2 भर सकता हूँ या तो 4। तो यूनिट प्लेस किस कौन से 2 डिजिट से फिल हो सकता है? 2 से या 4 से। यूनिट प्लेस कैन बी filled is equals to कितने वेज? 2 वेज। नंबर यूनिट प्लेस कैन बी filled is equals to 2 वेज। और दूसरा क्या है? टेंस प्लेस कैन बी filled बाय। अब इसने हमारे को बोला था डिजिट रिपीट कर सकते हो। मतलब ये मैंने मान लो 2 या 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे फिल भी कर दिया तो दोबारा से 2 और 4 में लिख सकता हूँ, क्योंकि डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर जो मैं बनाऊंगा उसमें डिजिट रिपीट कर सकते हैं। जैसे 2 और 2 ये नंबर बन सकता है। 2 और 2 ये नंबर बन सकता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको फिल करने के कितने वेज होंगे? 5 के 5। यहाँ पे तो कोई भी 5 भर सकते हो आप, डिजिट अगर रिपीटेड है तो ये कितना हो जाएगा? 5 वेज से मैं भर सकता हूँ टेंस प्लेस को। बस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल of counting, by fundamental principle of counting, number of ways of 2 digit number formed is equals to कितना आएगा? 2 into 5। ये कितना हो जाएगा? 10 ways। 10 ways लिखने की जरूरत नहीं है, ways लिख चुके हैं। क्या कहते हो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ सकता है। कोई ऐसा है बच्चा इसको नहीं क्लियर है?
अगला अगला एग्जांपल देखो। पढ़ना फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल that can be generated by arranging at least two flags in order one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. 5 different flags are available. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहले मुझे एक बार क्वेश्चन ध्यान से बता दो, तब मैं आंसर दूंगा आपको इस क्वेश्चन का। कोई बच्चा बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन? क्वेश्चन बताओ, आ गया समझ में? Yes, sir. No, sir. क्वेश्चन में कहता है मैंने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। मैंने क्या बनाना है? नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल। अब हमारे पास टोटल कितने सिग्नल अपने फ्लैग हैं? टोटल 5 फ्लैग है। टोटल कितने फ्लैग हैं? 5। अब उसमें से अगर आप क्वेश्चन देखो तो कह रहा है मिनिमम 2 फ्लैग तो यूज करने ही करने हैं आपको सिग्नल बनाने के लिए। मतलब कोई भी सिग्नल बनाना है तो मिनिमम 2 फ्लैग, मैक्सिमम आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 फ्लैग एट ए टाइम भी यूज कर सकते हो। तो एट ए टाइम आप मिनिमम 2 फ्लैग तो यूज करने हैं सिग्नल बनाने के लिए, मिनिमम 2 फ्लैग। तो 3 फ्लैग यूज करके भी आप सिग्नल जनरेट कर सकते हो, 4 फ्लैग यूज करके एट ए टाइम भी सिग्नल जनरेट कर सकते हो, और 5 फ्लैग यूज करके भी आप सिग्नल जनरेट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं केस ले लेता हूं, when 2 flag use at a time to generate signals। ठीक है, मैं सिग्नल को जनरेट करने के लिए पहला ये केस 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब अगर 2 फ्लैग यूज करके पहले देखते हैं कितने सिग्नल बन सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 2 फ्लैग का मतलब 1 बिलो द अदर, एक फ्लैग यहाँ पर आएगा, एक फ्लैग इधर आएगा। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ जनरेटिंग सिग्नल कितना आएगा? इस टोटल कितने फ्लैग हैं? टोटल फ्लैग कितने हैं? 5।